हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। बायोलॉजी का पेपर है आपका 27 फरवरी को और वहां पर आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना रहेगा 70 नंबर लाने के लिए। आप टेंशन मत लीजिए, बायोलॉजी की पूरी तैयारी आपको एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल पर करा दी जाएगी। केवल और केवल आप अपनी पढ़ाई फोकस कीजिए और कुछ नहीं करना है। जितना भी मैं वीडियो लेके आऊँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे केवल वही आप तक मैं डिलीवर करूंगा। जितने वीडियो आएंगे सीक्वेंस के साथ आप एक एक करके देखते चले जाइएगा। प्रीवियस ईयर के जो पेपर सेट रहेंगे उनको मैं सॉल्व करवाने वाला हूं और जो आपके बोर्ड में आएंगे वो भी मैं मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। तो यार वीडियो के लिए वीडियो जो ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो यार वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बहुविकल्पी भी बताऊंगा, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और द्विउत्तरी सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पिछले वर्ष यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पे डिस्कशन करवाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न करना शुरू करेंगे। सबसे पहला है निभाग पाया जाता है। जो निभाग होता है यह कहाँ पाया जाता है? क्या बीजांड में पाया जाता है या परागकण में पाया जाता है या भ्रूणपोष में पाया जाता है या फिर ये सभी? तो निभाग जो होता है यह कहाँ पर पाया जाता है? तो निभाग कहाँ पर पाया जाता है, आपको राइट आंसर आपको लगाना है। तो जो निभाग होता है यह बीजांड में पाया जाता है। निभाग कहाँ पाया जाता है? निभाग बीजांड में पाया जाता है। निभाग किस पाया जाता है? बीजांड में। यह कौन सा भाग है? तो यह एक स्त्री केसर वाला भाग होता है। कौन सा भाग है? यह एक स्त्री केसर वाला भाग होता है। तो याद रखना निभाग कहाँ पाया जाता है पूछेगा बोर्ड में तो सीधा बताइएगा जो निभाग होता है सर वो बीजांड में पाया जाता है। क्लियर है ना। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको मैं केवल करवा रहा हूँ, आप इन सारे प्रश्नों को कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो, ठीक है ना। फिर यहाँ आपके क्वेश्चन है निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है? इसमें से कौन सी एक नर सहायक ग्रंथि नहीं है? शुक्राशय, प्रोस्टेट, तुम्बिका या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है? जो इसमें से नर सहायक ग्रंथि नहीं है इसमें से कौन सी नहीं है? तो है आपकी तुम्बिका। तुम्बिका क्या है? एक नर सहायक ग्रंथि नहीं है। तो तुम्बिका कहाँ पर पाई जाती है भाई साहब? तुम्बिका जो होता है यह स्त्री केसर, स्त्री जनन अंग होता है। तुम्बिका स्त्री जनन अंग होता है। जो अंडाशय होता है, अंडाशय के बगल एक नली आकार गई होती है ना, ऐसे इस प्रकार से आपका संरचना होता है मादा का। इस प्रकार से आपकी मादा की क्या होती है? संरचना होती है। ये आपका गर्भाशय हो जाता है, यहाँ पे आपका झल्लर लगा रहता है और ये जो चीज होती है ये इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? तुम्बिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम्बिका। तो तुम्बिका क्या होती है? एक स्त्री जनन अंग है और जो नर सहायक ग्रंथि होती है वो आपकी शुक्राशय होती है और प्रोस्टेट, ये तीनों क्या होती है? नर सहायक ग्रंथि होती है। और जो तुम्बिका होती है यह एक नर सहायक ग्रंथि नहीं है बल्कि एक मादा जनन अंग होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों से संबंधित है? इसमें से कौन सा पुरुषों से संबंधित है? वैक्सेक्टॉमी, गोलिया, ट्यूबेक्टॉमी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा पुरुषों से संबंधित है? और तो यहाँ पे आपको राइट आंसर मिलेगा वैक्सेक्टॉमी। क्या होता है? वैक्सेक्टॉमी पुरुष से संबंधित होती है। और यहाँ पे एक और है गोलियां। क्या है आपकी? गोलियां और ट्यूबेक्टॉमी ये किससे संबंधित होती है? तो गोलियां और ट्यूबेक्टॉमी जो होती है यह स्त्री से संबंधित होती है। किससे संबंधित होता है? स्त्री। क्योंकि जब वो लोग निषेचन की प्रक्रिया करते हैं तो गर्भधारण ना करने पाए महिलाएं, उसके लिए वो ट्यूबेक्टॉमी करवाती हैं, यानी कह सकते हैं पात्र निषेचन भी करवाया जाता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं और गोलियां पिल्स भी उपयोग करते हैं ताकि वो गर्भधारण ना करें। तो ये किससे संबंधित होता है? तो आप सीधा बताइएगा ये पुरुषों से संबंधित होता है वैक्सेक्टॉमी, और गोलियां और ट्यूबेक्टॉमी महिलाओं से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पे मानव में एबीओ रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप संभव हैं? कितने जीनोटाइप संभव होते हैं? जो मानव के रुधिर वर्ग होते हैं इसमें कितने जीनोटाइप संभव होते हैं? तो यहाँ पे आपका 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कैसे होते हैं देखिएगा यहाँ पे।
ए कब बनेगा? किसी व्यक्ति का ए ब्लड ग्रुप तब बनेगा जब IA और I0 मिलेंगे तो क्या बनेगा आपका ए ब्लड ग्रुप, या फिर IA और IA दो एलिल्स मिलेंगे तो क्या बनेगा ए ब्लड ग्रुप बनेगा। उसी प्रकार जब यहाँ पे B है IB और I0 और तो क्या बनेगा बी ब्लड ग्रुप बनता है IB और IB क्या बनाता है बी ब्लड ग्रुप बनाता है। O कब बनाता है? जब I0 और I0 जुड़ते हैं तो क्या बनाता है O ब्लड ग्रुप बनाता है। तो इसको क्या कहते हैं एलिल्स कहते हैं। O के लिए कितने एलिल्स पार्टिसिपेट करते हैं? केवल एक ही एलिल्स करते हैं। A के लिए कितने एलिल्स पार्टिसिपेट करते हैं? दो एलिल्स करते हैं। IA और IO सॉरी यहाँ पे IA I0 IA IA दो एलिल्स पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है ना? तो याद रखिएगा मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के लिए कितने जीनोटाइप संभव है भाई साहब? कुल मिला के आपके लिए 6 जीनोटाइप संभव है। मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के लिए कितने जीनोटाइप संभव है? 6 जीनोटाइप संभव है। प्रश्न नंबर 5 है शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है। शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक कौन सा है भाई साहब? ईस्ट है, पेनिसिलिनियम है, राइजोपस है या म्यूकर है। तो शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला जो कवक है वो आपका क्या है? तो शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला जो कवक होता है इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आप लोगों को कमेंट में इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। कोई दिक्कत कहीं से हो रही है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, हम आपको और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। अब ये भाई साहब अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या उसको देख लीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? यह किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? यह किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पे देखिएगा। पेनिसिलिन की खोज 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर व फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। अलेक्जेंडर व फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी। यह नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। यह किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। ये जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन भाई साहब, इसको रट डालिए। कुछ भी हो जाए आपको पूरा तैयार करके ही जाना है। आप चाहते हैं कि बोर्ड में अच्छा नंबर यार स्कोर करे तो आप लोगों को ये सारे प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए। हर एक प्रश्न काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपको करवा दूंगा, आपका काम हो जाएगा। दूसरा वाला प्रश्न यहाँ पे कौन सा जंतु भारत में अधिक शिकार होने के कारण विलुप्त हो रहा है? तो वो है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और एक सींग वाला गेंडा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और एक सींग वाला जो गेंडा होता है यह अत्यधिक शिकार होने के कारण क्या हो जा रहा है? विलुप्त होता जा रहा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और एक सींग वाला गेंडा, जो गेंडा देखे होंगे ना यहाँ पे उसके नाक के निकला रहता है मुंह पे, तो क्या कहते हैं? एक सींग वाला गेंडा। ये क्या होता जा रहा है? विलुप्त होता जा रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे परागण क्या होता है भाई साहब? परागण क्या होता है आपको बताना है। पराग कणों का परागकोश से निकलकर उसी प्रजाति की यहां पे रहेगा पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को परागण कहते हैं। परागण क्या होता है? पराग जो कण होते हैं यह पराग कोश से निकलते हैं और उसी प्रजाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं या फिर किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसे हम लोग परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागण एक पर परागण। स्वपरागण और पर परागण में अंतर क्या होता है? उसी पुष्प के उसी पादप के किसी पुष्प के उसी पादप के किसी अन्य पुष्पों तक जो पराग कणों का स्थानांतरण होता है उसे स्वपरागण कहते हैं, और एक जात के पुष्प का दूसरे जात की पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण हम पर परागण कहते हैं। चौथा वाला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न क्या है? जलीय परागण करने वाले पौधे का नाम लिखिए। जलीय परागण करने वाले पौधे का क्या नाम है?
तो जलीय पराग करने वाले पौधे का नाम है हाइड्रीला, हाइड्रीला, वेलिसनेरिया और जोस्टीरा। जलीय पराग करने वाले पौधे का नाम क्या क्या है? हाइड्रीला, वेलिसनेरिया और जोस्टीरा। ये जो होते हैं यह जलीय पराग करने वाले पौधे के नाम होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5 है, बहुभ्रूणता क्या होता है? बहुभ्रूणता क्या होता है भाई साहब? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट डालिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, ये काफी इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को आप छाप के आइएगा बोर्ड एग्जाम में। जब आप 27 फरवरी को आप बैठे ना तो आप छाप दीजिएगा। जी हाँ, आप छाप के आइएगा। 27 फरवरी जब आप बोर्ड में बैठे तो आपको छाप के आना, काफी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है और हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे के सारे हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का विकास होने की प्रक्रिया को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता क्या होता है? किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का मिलना बहुभ्रूणता कहलाता है। कभी कभी बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश होने से बहुभ्रूणता का क्या होता है? विकास होता है। जैसे कि आप लोग खाए होंगे, क्या खाए होंगे? आप लोग खाए होंगे संतरा। संतरा खाए हैं? कमेंट कर दीजिए यार, संतरा खाए नहीं। संतरा में क्या होता है कि वहां पे बहुत ढेर सारे बीज पाए जाते हैं छोटे छोटे, तो क्या होता है? बहुभ्रूणता का क्या होता है? उदाहरण होता है। तो ये आपके अति लघु उत्तरी हो गए। उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न आएगा, छापने वाले प्रश्न भाई साहब, इसको तैयार कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन क्या यहाँ पे? जलमल किसे कहते हैं और इसके उपचार में होने वाले प्रयुक्त लघु इकाइयों के नाम लिखिए। जलमल क्या होता है और इसके उपचार में प्रयुक्त होने वाले इकाइयों के आपको नाम लिखना है। चलिए छाप डालिए, काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा इसका? जल में अनेक प्रकार के व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मल मूत्र इत्यादि के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है, जिसे वाहित मल कहते हैं। और वाहित मल के उपचार में सेप्टिक टैंक व ऑक्सीकरण तालाब इत्यादि लघु इकाइयां बनाई जाती हैं। ये मल जल उपचार क्या होता है? तो वाहित मल उपचार ये होता है कि आप ये समझ चलिए कि जो मल मूत्र होते हैं इत्यादि, आप लोग जाते होंगे वॉशरूम का यूज करते होंगे, तो ये क्या करता है? ये कहीं ना कहीं बहुत ही बेकार ही और एक अपशिष्ट क्या पदार्थ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग वाहित मल कहते हैं। और इसको इकट्ठा करने के लिए हम लोग सेप्टिक टैंक बनवाते हैं, आपको पता होगा, और ऑक्सीकरण तालाब इत्यादि लघु इकाइयां बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन्स क्या है? इसके कार्य को लिखिए। इंटरफेरॉन्स क्या है? इसके कार्य को लिखिए। इंटरफेरॉन्स विषाणु प्रोटीन के अणु होते हैं। जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित हो जाती हैं तो इसी प्रकार के प्रोटीन को मुक्त करती हैं, जो विषाणु के संक्रमण से क्या करती है? बचाती हैं। यह प्रोटीन स्वस्थ और संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से क्या करती हैं? बचाती हैं। प्रियांश एक प्रकार का संक्रमित प्रोटीन है जिस पर उच्च ताप और विकिरण का प्रभाव नहीं पड़ता। यह रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? इंटरफेरॉन्स विषाणु प्रोटीन के क्या होते हैं? एक अणु होते हैं। जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित हो जाती हैं तो इंटरफेरॉन्स विषाणु प्रोटीन का क्या करती हैं? प्रोटीन को मुक्त करती हैं। और यही क्या करता है? विषाणु को संक्रमण से क्या करता है? बचाता है। इंटरफेरॉन्स का काम होता है विषाणु के संक्रमण से बचाना। किसको बचाना? जो आपकी कोशिकाएं हैं, इसको बचाना। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्यूरिन और पिरिमिडीन क्षारकों में अंतर लिखिए। जी हाँ, ये प्यूरिन क्या होता है और पिरिमिडीन क्या होता है, इन दोनों के मध्य अंतर आपको लिखना है। तो सबसे पहले प्यूरिन लिखेंगे, फिर हम लोग पिरिमिडीन लिखेंगे। देख लीजिए, एक तरफ हम लोग प्यूरिन लिखे, फिर पिरिमिडीन। प्यूरिन क्या होता है? यह कार्बन और नाइट्रोजन के बने दो चक्र होते हैं। याद कर लीजिए, प्यूरिन क्या होते हैं? कार्बन और नाइट्रोजन का बना क्या होता है? चक्र होता है। एडेनिन तथा ग्वानिन प्रमुख प्यूरिन होते हैं। प्यूरिन क्या होते हैं? जो एडेनिन होता है, और ग्वानिन जो होता है, यह क्या होते हैं? प्रमुख प्यूरिन के क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। इसमें 5 सदस्यीय वलय के 7वें तथा 9वें स्थानों पर कार्बन की जगह
नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इसमें 5 सदस्यीय वलयों के साथी और 90 स्थानों पर क्या होता है, कार्बन की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। और यहाँ पे पिरिमिडीन का क्या लिखेंगे, यह कार्बन तथा नाइट्रोजन के बने चक्र होते हैं, यह भी कार्बन और नाइट्रोजन बना चक्र होता है। इसमें थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन, पिरिमिडीन, प्यूरिन होता है, ठीक है ना। इसमें 6 वलय के 1 तथा 3 स्थानों पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, जिन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप से आप क्या समझते हैं। तो पहले हम लोग जिन प्रारूप को देखेंगे। जिन संरचना के आधार पर अनुपात को जिन प्रारूप कहते हैं। जिन संरचना के आधार पर जो अनुपात होता है उसे हम लोग जिन प्रारूप कहते हैं। यह जीव के अनुवांशिक संगठन को क्या करता है, व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, जिन प्रारूप। जीव के जो अनुवांशिक संगठन होता है उसको कौन प्रदर्शित करता है, जिन प्रारूप प्रदर्शित करता है। और भाई साहब फिर है लक्षण प्रारूप। अब ये लक्षण प्रारूप क्या होता है, लक्षण प्रारूप क्या होता है, यह किसी भी जीव की बाहरी लक्षणों जैसी रंग, रूप, आकार, आकृति तथा उसके स्वभाव को क्या करता है, व्यक्त करता है। कौन व्यक्त करता है, लक्षण प्रारूप व्यक्त करता है। प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पे, परिवार नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। परिवार नियोजन क्या होता है, आपको टिप्पणी करना है। शुक्राणुओं और अंडाणुओं के मिलने में बाधा उत्पन्न करने की निषेचन की क्रिया को न होने देने को ही हम लोग क्या कहते हैं, गर्भ निरोधन कहते हैं। गर्भ निरोधन के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियों का उपयोग किया जाता है, जिसे गर्भ निरोधन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका समझ ही सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। चलिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न मैंने उठाया है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में ये पूछे जाने वाला, बार बार रिपीट किए जाने वाला क्वेश्चन है भाई साहब। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न क्या है यहाँ पे, प्रश्न है संक्रामक तथा असंक्रामक रोग क्या है, प्रत्येक के उदाहरण देकर इसके लक्षण तथा रोकथाम की विधि को लिखिए। संक्रामक तथा असंक्रामक रोग क्या होता है, उसका उदाहरण देना है और इसके लक्षणों को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग संक्रामक रोग देखेंगे कि संक्रामक रोग क्या होता है। वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो जाते हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रत्यक्ष संक्रामक रोग, दूसरा अप्रत्यक्ष संक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होते हैं, वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाते हैं उसे हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष संक्रामक रोग और अप्रत्यक्ष संक्रामक रोग। संक्रामक रोग के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे संक्रामक रोग जीवाणु, विषाणु, कवक के द्वारा फैलता है। इसके उदाहरण हैजा, टाइफाइड और पोलियो और खसरा है। अब इसी में हम हैजा को उदाहरण मैंने लिया यहाँ पे। हैजा विब्रियो कालोरी के द्वारा फैलता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनता है कि हैजा किसके द्वारा फैलता है भाई साहब, हैजा विब्रियो कालोरी के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। हैजा मक्खियों द्वारा, संक्रमित जल तथा संक्रमित भोजन के द्वारा फैलता है। हैजा किसके द्वारा फैलता है, मक्खियों द्वारा, संक्रमित जल द्वारा और संक्रमित भोजन द्वारा फैलता है। हैजा के लक्षण क्या क्या हैं, शरीर में जल की कमी होना, भार में कमी होना, शरीर के भार में कमी होना, रोगी को दस्त और उल्टी तथा ऐंठन होने लगना इत्यादि हैजा के लक्षण होते हैं। हैजा के बचाव के उपाय क्या हैं, पानी को उबाल कर पीना चाहिए, हैजा का टीका लगवाना चाहिए और बासी भोजन बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। बासी भोजन के आते तो बंद कर दीजिए। हैजा के उपचार के लिए क्या किया जाता है, रोगी को जल तथा ORS का घोल पिलाया जाता है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद असंक्रामक रोग है। असंक्रामक भाई साहब रोग क्या होता है, संक्रामक रोग देख लिया, असंक्रामक रोग की बात करेंगे। इस रोग का संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता, बल्कि यह रोग पोषक पदार्थ की कमी तथा शरीर में उपापचय त्रुटियों के कारण होता है। असंक्रामक रोग के उदाहरण मधुमेह, हृदयघात, गठिया, कैंसर इत्यादि होता है। किसका होता है, असंक्रामक रोग का ये क्या है, उदाहरण है। अब बात करेंगे मधुमेह का, क्योंकि एक उदाहरण भी पूछा गया था। जब शरीर में अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप की अल्प सक्रियता के परिणाम स्वरूप इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। मधुमेह रोग कब उत्पन्न होता है,
जब शरीर की में अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप की अल्प सक्रियता के परिणाम स्वरूप इंसुलिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति के रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और ग्लूकोज का उत्सर्जन मूत्र के साथ होने लगता है। मधुमेह रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं? शरीर के भार में कमी होना, रोगी को कमजोरी आ जाना, थकावट लगना, मूत्र शीघ्रता से आने लगना, मतलब बार बार यूरिन का निकलना इत्यादि मधुमेह रोग के उदाहरण होते हैं। इसका बचाव क्या क्या है? इस रोग से बचने के लिए संतुलित भोजन, पोषक आहार मतलब हरे फल सब्जियों को का उपयोग करना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, नियमित व्यायाम करना चाहिए। व्यक्ति को शर्करा युक्त पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। मधुमेह रोग के उपचार क्या है? डॉक्टर के परामर्श से औषधि को समय समय पर लेना चाहिए। भोजन उचित मात्रा में और समय समय पर करना चाहिए। और रोगी के इंसुलिन लेने से रोग नियंत्रित किया जा सकता है। जब इंसुलिन का उपयोग मधुमेह रोग से बचने के लिए किया जाता है। तो ये भाई साहब क्लास 12 बायोलॉजी का मैं मॉडल पेपर बनाया था, जिसमें बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी, द्वित्तरी सारे प्रश्नों को कवर किया है एक वीडियो में। आने वाली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं यार। प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को 4 के 70 में 70 स्कोर करना है। आप बायोलॉजी की चिंता मत कीजिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ कवर करते चले जाइए, काम खत्म। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।